हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा उसके पीछे की चीजों को जान लें, तभी रेगुलेटिंग एक्ट का असली जो मीनिंग है वो सारे बच्चों को क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको जानने से पहले हम लोग बच्चों आज जानेंगे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत ध्यान से बच्चों पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअल में बच्चों पहला पॉइंट कि ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी was a ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, ट्रेडिंग कंपनी थी। अब देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक्चुअल में बेटा आई थी चार्टर ऑफ 1600 से, ठीक है। देखिए, चार्टर ऑफ 1600 established the ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब देखिए, जो चार्टर है ये बेटा इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। देखिए, चार्टर का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कंपनी जिसको एस्टैब्लिश किया गया हो अंडर एनी प्रोसीजर ऑफ लॉ, कोई भी प्रोविजन ऑफ लॉ के अंडर में उसको एस्टैब्लिश किया गया हो। तो चार्टर ऑफ 1600 के अंडर में ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक ट्रेडिंग कंपनी थी, जो कि मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, ठीक। अब देखिए थर्ड पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी establish the first कंपनी इन सूरत, ठीक है। देखिए, अब सूरत में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई चार्टर ऑफ 1600 से, तो वो पहली बार अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश की थी कहां पर? सूरत में। सूरत में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया था। जो चार्टर ऑफ 1600 था ये बच्चों कहां से आया था? बाय द ग्रांट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। आइए देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी came into existence by the grant taken by Queen Elizabeth, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट दी थी कि आप इंडिया में जाकर के अपने जो ट्रेडिंग बिजनेस है उसको और एक्सपैंड कर सके, ठीक है। तो भाई ये तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ठीक। पहला कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ ट्रेडिंग कंपनी, ठीक। दूसरा, चार्टर ऑफ 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी। चार्टर ऑफ 1600 में ही एस्टैब्लिशमेंट हुआ था किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश द फर्स्ट कंपनी इन सूरत। सूरत में एक्चुअल में बच्चों पहली बार, जो कि गुजरात में है इस वक्त, गुजरात में सूरत में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टैब्लिश किया था अपने आप को, ठीक है। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी came into existence by the grant
टेकन बाय क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट दी थी कि आप इंडिया में जाकर के अपने ट्रेडिंग बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात है कि भाई जब कोई भी कंपनी वो एग्जिस्टेंस में आएगी तो भाई उसके कुछ राइट्स होंगे, कुछ उसके पास अथॉरिटी होंगी, ठीक है, कुछ ऐसे अथॉरिटीज होंगी जिसके अकॉर्डिंग वो अपने कंपनी के जो भी अफेयर्स हैं उनको वो रेगुलेट कर सकते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। देखिए, चार्टर ऑफ 1601, चार्टर ऑफ 1601, ठीक है, एक सेकेंड, ये लीजिए 1601, ठीक, गिव द permission to East India Company, to make rules and regulations for running the administration of the कंपनी, ठीक है। देखिए, चार्टर ऑफ 1600 गिव द परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। देखिए, सिंपल सी बात है कि चाहे कोई भी कंपनी हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सबके पास बेटा पावर्स होती हैं कि वो अपने इंस्टीट्यूशन या अपने कंपनी के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो बनाएंगे वो अपनी मर्जी से नहीं, उसी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग उनको प्रोविजन में परमिशन दी गई है। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी तो उस वक्त बेटा, उस वक्त ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था इंडिया में। ब्रिटिशर्स का रूल चलने की वजह से उस समय हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बिल्कुल भी आया नहीं था एग्जिस्टेंस में। तो यहां चार्टर ऑफ 1600 में ये परमिशन तो मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, बट एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। आइए देखिए रिस्ट्रिक्शन के बारे में। बट द रिस्ट्रिक्शन वॉज इम्पोज्ड, restrictions was imposed that East India Company will not make any fundamental change in English law. ठीक है। देखिए क्या हुआ था कि 1600 का 1 का जो चार्टर है, चार्टर ऑफ 1601, वो एक परमिशन दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं अपने कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी फंडामेंटल चेंज नहीं कर सकती है इंग्लिश लॉ में। क्यों? क्योंकि उस वक्त बेटा इंडियन लॉ एग्जिस्टेंस में नहीं था। ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बेटा उस समय इंडिया में इंग्लिश लॉ रेगुलेट किया जाता था। तो इंग्लिश लॉ जो था उसमें यह बोला गया था कि आप कोई भी फंडामेंटल चेंज नहीं कर सकते हैं इंग्लिश लॉ में। आपको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं वो आप अपने कंपनी के लिए बना सकते हैं, लेकिन कोई फंडामेंटल चेंज आप लॉ में नहीं कर सकते। ठीक है, अब आज के टाइम में अगर आज का प्रेजेंट टाइम देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो है नहीं। ठीक है, आज के टाइम में इंग्लिश लॉ भी नहीं है। आज के टाइम में बेटा क्या है, इंडियन लॉ है।
और इंडियन लॉ में भी अगर आपको कोई भी प्रोविजन चेंज करना है या इंप्लीमेंट करना है तो उसकी अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, सिर्फ इंडियन पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो कोई भी लॉ को एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं और कोई भी लॉ को हमेशा के लिए डिस्पोज्ड ऑफ कर सकते हैं। यहां तक कि इवन द जज डज नॉट हैव एनी पावर टू डू एनी फंडामेंटल चेंज इन इंडियन लॉ। इंडियन लॉ में कोई भी फंडामेंटल चेंज जजेस भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा ये जो पॉइंट्स है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हो गया। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ ट्रेडिंग कंपनी। चार्टर ऑफ 1600 एस्टैब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश द फर्स्ट कंपनी इन सूरत। सूरत में सबसे पहले किया था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द ग्रांट टेकन बाय क्वीन एलिजाबेथ। ठीक, चार्टर ऑफ 1601 गिव द परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी to make rules and regulations for running the administration of the company. ठीक है, उसके बाद but the restrictions was imposed that East India Company will not make any fundamental change in English law. English law में कोई भी fundamental change East India Company नहीं कर सकती है। ठीक है, यहां तक बच्चों समझ में आ गया होगा। आई होप सभी को, सभी बच्चे सारे पॉइंट्स अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, सारे पॉइंट्स अच्छे से। उसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। अब आते हैं बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी और वो इंडिया में आई थी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने। ठीक है, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा सूरत में आई तो उसके बाद उसको थोड़े जुडिशियल पावर्स भी मिल गए। जुडिशियल पावर्स कैसे मिले, आइए देखिए। देखिए पहला पॉइंट, द ईस्ट इंडिया कंपनी get the judicial powers after the victory in battle of Plassey and बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जो जुडिशियल पावर्स मिले थे, एक्चुअल में क्या हुआ था कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर दोनों ही विक्ट्री हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी का वॉर हुआ था बैटल ऑफ प्लासी में और बैटल ऑफ बक्सर में। दोनों जगहों में ईस्ट इंडिया कंपनी वो जीत गई थी और जीतने के बाद उसको क्या मिल गया था, जुडिशियल पावर्स उसको मिल गए थे। जुडिशियल पावर्स वो पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए थे। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट था कि जब जुडिशियल पावर्स मिला तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने को यह कह दिया कि वो किसी भी तरीके के पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी। ठीक है, अब आइए देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी डज नॉट इंटरवीन इन द पॉलिटिक्स। इंडिया की जो बेटा पॉलिटिक्स थी उस टाइम पर, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधे बोला कि वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने आए हैं और उनका ट्रेडिंग का बिजनेस है वो वही करेंगे। लेकिन जब विक्ट्री हुई बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में,
तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह बोल दिया कि वो पॉलिटिक्स में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब आइए, ईस्ट इंडिया कंपनी established during the period of मुगल्स। ईस्ट इंडिया कंपनी जब बेटा इंडिया में आई, एस्टैब्लिश्ड हुई, तो उस समय बेटा मुगल्स का पीरियड चल रहा था। तो एक्चुअल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो भाई मुगल्स ने जब देखा कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर दोनों ही जीत गई ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसको क्या मिल गए, जुडिशियल पावर्स मिल गए। तो जो उस समय के जो किंग थे वो बहुत ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी से इंप्रेस्ड हो गए। शाह आलम, आइए देखिए, शाह आलम अ मुगल किंग was impressed by East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। शाह आलम जो मुगल किंग थे बच्चों, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड थे। एक जो सबसे पॉजिटिव साइन था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वो ये था कि कोई भी पर्सन ईस्ट इंडिया कंपनी को गिराना नहीं चाहता था। जैसे क्या होता है कि आज के टाइम में अगर आज की लाइफ में देखा जाए तो कोई भी इंसान अगर लाइफ में अपने सक्सेस पाता है तो 4 लोग मिल जाते हैं उसको खींच के गिराने वाले। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई गिराना नहीं चाहता था, सब ईस्ट इंडिया कंपनी से अपना बेनिफिट चाहते थे। ये एक पॉजिटिव साइन था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी ये नहीं चाहता था कि हार जाए या ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से खराब हो जाए, बल्कि सब ये चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी से हमको भी बेनिफिट मिले। तो फिर बेनिफिट के लिए, क्योंकि बेटा ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था तो उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट वो एग्जिस्टेंस में थी। अब देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट gave the monopoly rights to East India Company for trading in ईस्टर्न कंट्रीज। देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मोनोपोली राइट्स दिए थे किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, फॉर ट्रेडिंग इन ईस्टर्न कंट्रीज। देखिए मोनोपोली राइट्स का एक्चुअल में बेटा मीनिंग क्या होता है। देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट्स मिले तो इसका मतलब है कि ईस्टर्न कंट्रीज में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी वो वहां बिजनेस नहीं कर सकती। ईस्ट इंडिया कंपनी को यह राइट मिल गया था कि ट्रेडिंग का जितना भी सेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही संभालेगी। मतलब कि ईस्टर्न कंट्रीज में जो भी बिजनेस होगा रिलेटेड टू ट्रेडिंग सेक्टर वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी किसी और कंपनी को परमिशन ग्रांट करेगी तो ही वो कंपनी ट्रेडिंग का बिजनेस कर सकती है ईस्टर्न एरियाज में, ईस्टर्न कंट्रीज में, वरना नहीं कर सकती। और इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी वो क्या देते थे, उन लोगों को लाइसेंस देते थे अगर कोई और कंपनी। तो भाई पार्लियामेंट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो इतना मेहरबान कैसे हो गया भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली राइट्स दे दिया कि और कोई कंपनी वो वहां और कोई कंपनी कर ही नहीं सकती बिजनेस। ऐसा क्यों, क्या रीजन था भाई? सिंपल सी बात है कि मेहरबानी ऐसे नहीं होती है।
ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट मेहरबान हो रहा था वो इसलिए हो रहा था क्योंकि उनको भी बेनिफिट चाहिए था ईस्ट इंडिया कंपनी से। देखिए क्या बेनिफिट था। ईस्ट इंडिया कंपनी have to give 4 lakh pound tax to British Parliament every year ठीक है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या था कि 4 लाख पाउंड टैक्स हर साल एवरी ईयर किसको देना था, ब्रिटिश पार्लियामेंट को देना था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह सोचा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जब इतना बिजनेस फैला रही है, इतना स्प्रेड कर रही है अपने दोनों हैंड्स, तो क्यों ना हमको भी बेनिफिट मिले। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिशर्स ने मोनोपोली राइट्स दे दिया कि ईस्टर्न कंट्रीज में सिर्फ आप ही बिजनेस करेंगे और कोई नहीं करेगा, लेकिन इसके बदले में आपको 4 लाख पाउंड टैक्स पर ईयर हमको देना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी राजी हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि ठीक है, हम आपको 4 लाख पाउंड एवरी ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। ठीक है, यहां तक बेटा क्लियर हुआ। देखिए East India Company get the judicial powers after the victory of Battle of Plassey and Battle of Buxar. ठीक, East India Company does not intervene in the politics. East India Company established during the period of Mughals. Shah Alam, a king, was impressed by East India Company. British Parliament gave the monopoly rights to East India Company for trading in eastern countries. East India Company have to give 4 lakh pound tax to British Parliament every year. हर साल ब्रिटिश पार्लियामेंट को देना पड़ता था। अब ये जो जुडिशियल पावर्स थे ये कैसे एक्सपैंड हो गए। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जुडिशियल पावर्स को एक्सपैंड करने के लिए बंगाल, उड़ीसा और मद्रास इन जगहों पे, इन एरियाज में अपनी एस्टैब्लिशमेंट करना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वहां के जो बेटा नवाब्स थे उनके पास क्या थे, 2 पावर्स दी गई थी। पहली पावर्स थी निजामत और दूसरी थी दीवानी राइट्स। आइए उसके बारे में अब जानते हैं। एक सेकेंड, पूरा लिख लिया सबने, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब चलिए the Nawabs of Bengal, Odisha, Madras and एक सेकेंड, Madras have the 2 rights। ठीक है, 2 राइट्स होते थे नवाब ऑफ बंगाल और मद्रास के पास। देखिए नवाब्स का मतलब ही होता है कि भाई बहुत ही रिच हो, ठीक है, बहुत पैसा हो, और साथ ही साथ नवाब्स के पास कुछ अथॉरिटी हो, कुछ पावर्स हो। तो उस समय एंशिएंट टाइम्स में नवाब्स के पास 2 पावर्स हुआ करती थी, 2 राइट्स कह लीजिए चाहे 2 पावर्स कह लीजिए। अब वो 2 पावर्स कौन कौन सी थी, पहली देखिए दीवानी राइट्स और सेकंड थी निजामत।
निजामत राइट्स। ठीक है, अब देखिए जो दीवानी राइट्स थी इनका मतलब होता था रेवेन्यू ऑफ टैक्स कलेक्ट, टैक्स कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट एंड गिव जस्टिस, जस्टिस इन सिविल मैटर्स। ठीक है, और निजामत राइट्स का मतलब होता था मिलिट्री पावर्स, मिलिट्री पावर्स एंड गिव जस्टिस, जस्टिस इन क्रिमिनल मैटर्स। ठीक है, देखिए अब ध्यान से सुनिए, जो दीवानी राइट्स थे इसका मतलब होता था कि टैक्स को कलेक्ट करना। जैसे कि अगर कोई नवाब है बंगाल का, तो बंगाल के जितने भी सिटीजन्स होते थे उनसे वो टैक्स कलेक्ट कर सकता था। ठीक है, आज के टाइम में भी हम और आप सभी लोग देखिए टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करेंगे तो फॉर्म नंबर 16 वो हम लोग फिल नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो टैक्स देना वो एक तरीके से कंपलसरी है कि हर सिटीजन को जिसकी भी इनकम है उसको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का जो ये चला आ रहा है ट्रेडिशन, वो आज से नहीं, ये जब से बेटा स्टार्टिंग हुई है तब से है। तो नवाब जो थे बंगाल या मद्रास के, वो लोग अपने जो सिटीजन्स होते थे उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे। रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करना और भी तमाम तरीके के जो टैक्सेस लगाए जाते थे उनको वो कलेक्ट करते थे, और साथ ही साथ सिविल मैटर्स में जस्टिस प्रोड्यूस करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, सिविल मैटर्स को ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपकी और मेरी दोनों की एक लैंड है। ठीक है, दोनों की एक लैंड है और लैंड हम दोनों की बेटा अटैच्ड है। ऐसे आपकी ये लैंड है, मेरी ये लैंड है। ठीक है, दोनों लोगों की लैंड की ये जो बीच की वॉल है ये दोनों अटैच्ड है। ठीक, अब दोनों अटैच्ड है भाई, तो भाई सिंपल सी बात है कि जहां से आपने लैंड लिया है वहां से वो आपकी लैंड हो गई, और जितनी लैंड मैंने लिया है वो मेरी लैंड हो गई। लेकिन अगर जब मैंने अपनी बाउंड्री वॉल एक ठो कंस्ट्रक्ट करवाई तो मैंने थोड़ा सा आपकी और ज्यादा लैंड ले ली, मतलब जिसको कहते हैं लॉ में इल्लीगल एक्वायर्ड। हमने इल्लीगल आपकी लैंड को एक्वायर्ड कर लिया। तो सिंपल सी बात है, जब हमने आपकी इल्लीगल लैंड एक्वायर्ड की है तो आप चुप तो बैठेंगे नहीं, आप भाई जाएंगे ही, जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी। तो उस समय लोग अगर जाते थे तो किसके पास जाते थे? नवाब्स के पास जाते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं था। ठीक है, लॉ में इंग्लिश लॉ था, इंडियन लॉ नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो लोग नवाब्स के पास जाते थे और नवाब्स उन लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करते थे, सारे विटनेसेस और सारे फैक्ट्स को एनालाइज करने के बाद। ठीक है, अब देखिए जो निजामत राइट्स है उसका मतलब होता था बच्चों मिलिट्री पावर्स। मिलिट्री पावर्स वो किसके पास वेस्टेड थी? नवाब्स के पास, और साथ ही साथ क्रिमिनल मैटर्स में जस्टिस भी नवाब ही देगा। क्रिमिनल मैटर्स में चाहे कोई भी समझ लीजिए, चाहे कोई किडनैपिंग का हो मैटर, थेफ्ट का मैटर हो, चोरी का मैटर हो, या फिर रेप का मैटर हो, मर्डर का मैटर हो, कोई भी मैटर, सो दीज मैटर्स आर क्रिमिनल ऑफेंसेस। और क्रिमिनल ऑफेंसेस में सिंपल बात है कि उस समय जो निजामत राइट्स थी उसके अंडर में नवाब के पास ये पावर थी कि वो उन लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है फॉर एनी क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स में वो जस्टिस प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अब भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो बेटा क्या हुआ कि नवाब्स के पास ये जो राइट्स थे ये दोनों राइट्स ट्रांसफर्ड हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दोनों राइट्स ट्रांसफर्ड हो गए। दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई और निजामत राइट्स भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई। मतलब
कि अब टैक्स कलेक्ट करने की अथॉरिटी वो नवाब से ट्रांसफर होके किसके पास चली गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई। सिविल मैटर्स में जस्टिस कौन प्रोवाइड करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवाइड करेगी। नवाब की धीरे धीरे सारी पावर्स लेस हो रही थी और ईस्ट इंडिया की पावर्स बढ़ रही थी। ठीक है, निजामत राइट्स में यही हुआ कि जो मिलिट्री पावर्स थी वो भी बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वेस्टेड हो गई। मतलब कि मिलिट्री से रिलेटेड कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शंस, कोई भी इंस्ट्रक्शंस, कोई भी ऑर्डर वो नवाब नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। और साथ ही साथ जो क्रिमिनल मैटर्स थे, क्रिमिनल मैटर्स में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह बोल दिया कि क्रिमिनल मैटर्स या क्रिमिनल केसेस जो भी हैं वो नवाब से ही हैंडल करें, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पावर्स को बढ़ाना चाहती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस सेक्टर में आई थी, ट्रेडिंग कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिमिनल मैटर्स से क्या लेना देना था। तो क्रिमिनल मैटर्स वैसे भी भाई, कोई भी क्रिमिनल मैटर होता है वो बेटा बहुत डिटेल्ड में समझना पड़ता है। फैक्ट्स को एनालाइज कीजिए, विटनेसेस को एग्जामिन कीजिए, उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि मिलिट्री पावर्स तो वो वेस्टेड थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, लेकिन क्रिमिनल मैटर्स वो कौन देखता था, नवाब्स देते थे। चाहे वो बंगाल के नवाब्स हो, चाहे मद्रास के नवाब्स हो, चाहे जहां के भी हो, वही देखेंगे और कोई नहीं देखेगा। ठीक है, आइए देखिए, एक सेकेंड। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको लिख के बता देता हूं। ठीक है, यह देख लिया पूरा। अब देखिए, द पावर्स ऑफ नवाब्स was transferred in the hands of East India Company। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लीजिए ध्यान से। बोथ द पावर्स निजामत एंड दीवानी राइट्स वर ट्रांसफर्ड in the hands of East India Company। Hands of East India Company। But the criminal matters were handled by नवाब्स ओनली। देखिए, बोथ द पावर्स, निजामत एंड दीवानी राइट्स, दोनों ही पावर्स वो ट्रांसफर्ड हो गई थी इन द हैंड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बट द criminals वर हैंडल्ड बाय नवाब्स ओनली। क्रिमिनल केसेस, ये देखिए, क्रिमिनल केसेस वर हैंडल्ड बाय नवाब्स ओनली। नवाब्स ही हैंडल कर रहे थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम क्रिमिनल मैटर्स को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से समझने के लिए नहीं तैयार हैं। क्रिमिनल मैटर्स में क्या करना है, कैसे करना है, वो नवाब्स देखें, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, यहां तक बच्चों समझ में आ गया होगा, आई होप सबको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए,
अब देखिए क्या हुआ, एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि आंधी आ जाती है, तो आंधी आती तो बहुत सी चीजें खराब हो जाती है, बहुत सी चीजें डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं। फ्लड आ जाता है तो बहुत से बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर वो गिर जाते हैं। तो उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो इतनी पावर्स बेटा पाई थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का बुरा वक्त शुरू हो गया। देखिए क्या हुआ, इन 1768 फाइनेंशियल क्राइसिस was been come to East India Company and reached to bankrupt. देखिए 1768 वो एक ऐसा ईयर था कि जब बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा हो गई। और 1768 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी वो कहां आ गई, बैंकक्रप्ट में, बैंकक्रप्सी की हालत में पहुंच गई ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की यह हालत हो गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब अपने ही ऑफिसर्स को सैलरी नहीं दे सकती, पूरी तरीके से गिर गई थी। आप लोगों ने बहुत पहले एक बार सुना होगा कि अमिताभ बच्चन के साथ भी यही हुआ था। फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन भी एक बार बैंकरप्ट हो गए थे पूरी तरीके से, और इस तरह बैंकरप्ट हुए थे कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्हीं के घर के बाहर पूरा नीलामी का पूरा ऑर्डर आ गया था कि अब इनके घर को पूरी तरीके से सीज कर दिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अमिताभ बच्चन अपने आप को स्टैबल करते ले गए और आज स्टैब्लिश कर गए। उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भी बेटा गिरना शुरू हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बैंकरप्ट होने लग गई। उसका रीजन क्या था, सबसे पहले कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, ऑफिसर्स मींस जो उनके ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज थे, वो बहुत ज्यादा जो है क्या कर रहे थे, करप्शन कर रहे थे। करप्शन करने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से बैंकरप्ट होना शुरू हो गई। इतना ज्यादा करप्शन कर रहे थे कि लोगों ने अपनी जेबों में करोड़ों रुपए कमा कमा के रख लिया, और किसी ने नहीं सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होगा। लोगों को क्या है, अपनी जेब भरते हैं, तो भाई लोग अपनी ऑफिसर्स अपनी जेब भर रहे थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे 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 गिरते गिरते वो एकदम फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बैंकरप्ट हो गई। ठीक है, अब आइए देखिए क्या हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को जब 1768 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई तो उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो टैक्स देती थी 4 लाख पाउंड्स का जो टैक्स देती थी वो नहीं दे पा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी इतना ज्यादा करप्ट हो गई कि उसको पता ही नहीं चला कि उसके साथ कब क्या हो गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ये सोचे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे लिए सोने की मुर्गी जैसी है जो हमेशा हमको अंडा देगी। ईस्ट इंडिया कंपनी से उनको अच्छा खासा एक फायदा हो रहा था कि 4 लाख पाउंड पर ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट को टैक्स प्रोवाइड कर रही थी। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप और हम हैं, ठीक है, आप और हम अगर मान लीजिए अपने घर के कुछ रूम्स वो रेंट पर देते हैं, ठीक है, अगर आप रेंट पे देते हैं और कोई भी आपका जो टेनेंट है मींस किराएदार वो आपसे कह दे कि मैं अभी 1 महीना आपको रेंट नहीं दे पाऊंगा, तो आप सिंपल सी बात है आप ये नहीं करेंगे कि आप उससे कह देंगे कि तुम कमरा खाली कर दो, तुम हमारे रूम से शिफ्ट हो जाओ कहीं और। अगर आप दिमागदार होंगे तो आप इस तरीके की हरकत कभी नहीं करेंगे। उसका रीजन है कि अगर मान लीजिए आपने उनको हटाया तो ये क्या पॉसिबिलिटी या ये क्या ऐसा आपके पास ये श्योरिटी है कि आपका वो रूम फिर से उठ जाएगा? कोई ऐसी श्योरिटी है क्या आपके पास? भाई अगर मान लीजिए कि आपको पर मंथ 20,000 अपने रूम से मिल रहा है, आपका एक अच्छा खासा पोर्शन है जो 20,000 आपको पर मंथ रेंट आपको दे रहा है, और 1 महीना अगर मान लीजिए आपको रेंट नहीं भी मिलता है तो भी आगे पीछे आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप टेनेंट को ये बोल दें कि तुम मेरा रूम खाली कर दो, शिफ्ट हो जाओ कहीं और,
तो क्या पॉसिबिलिटी या क्या श्योरिटी है कि आपका रूम फिर से उड़ जाएगा तुरंत? कोई ऐसी श्योरिटी तो है नहीं। हो सकता है कि 1 महीने की जगह आपको 3 महीने अपने पोर्शन को खाली रखना पड़ सके और आपके पास 1 भी रुपए ना आए, तब तो फिर आपको 60,000 का आपको लॉस हो जाएगा। अगर 3 महीने आपका रूम नहीं उठा तो आपको 60,000 का सीधे सीधे लॉस हो जाएगा। तो 20,000 का लॉस वो ज्यादा अच्छा है कि 60,000 का लॉस हो जाए वो ज्यादा अच्छा है? तो दिमाग से हमेशा लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह सोचा कि ठीक है, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी हमको टैक्स नहीं दे पा रही है तो कोई बात नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी जब एक बार ठीक से स्टेबल हो जाएगी तब हमको मिलने लगेगा टैक्स। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बिल्कुल भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर दबाव नहीं डाला कि तुमको टैक्स देना ही देना है, वरना तुम्हारे जो मोनोपोली राइट्स हमने तुमको दिए हैं बिजनेस करने के वो हम तुम्हारा खत्म कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी से यह बोला कि आप अपने आप को स्टेबल कर लीजिए, उसके बाद मुझको आप पैसा दीजिएगा, जो आपका टैक्स है वो आप दीजिएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी was not able to give tax to British Parliament। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल भी नहीं थी कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को टैक्स दे सके। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से ये जो हुआ उससे बेटा पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल मच गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह सोचा कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने इस्टेब्लिश करने में हेल्प नहीं किया तो ये जो हमारी सोने की मुर्गी जो हमको टैक्स दे रही है ये तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो भैया उनको जो इतना अच्छा खासा टैक्स पर ईयर मिल रहा था वो इनकम तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो भाई इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह किया कि वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को एग्जिस्टेंस में लाए थे। यहां से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस में आना शुरू होता है। ठीक है, ये इसके पीछे की कहानी थी जो मैंने अब तक आपको समझाई। ठीक है, अब आइए देखिए, द ब्रिटिश पार्लियामेंट decided to revive East India Company with the help of Regulating Act of 1773। देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह डिसाइड किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हमें रिवाइव करना है विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये जो बात कही गई है ये इसका मतलब क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का मतलब हुआ कि भाई हम कुछ ऐसे लॉज एंड प्रोविजंस लाएंगे जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो गिर गई है उसको फिर से रीइस्टैब्लिश किया जाए। देखिए, कोई भी चीज को बेटा अगर आपको ठीक करनी है तो आप किसी लॉ के ही थ्रू आप ठीक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अब सीए आया, ट्रिपल तलाक हुआ, ट्रिपल तलाक को पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया। कैसे हो गया? ट्रिपल तलाक के लिए एक लॉ आया ना, सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो एक लॉ आया ना एग्जिस्टेंस, जिसके बाद हम लोगों को अब राइट्स मिले हैं कि भाई जितने भी मुस्लिम सिटीजन्स हैं उनको उनके पास जो राइट्स है उन्हीं के लिए सीएए को लाया गया, बाकी लोगों के लिए नहीं लाया गया। जो ट्रिपल तलाक था वो एक तरीके से सारे
जितने भी मुस्लिम गर्ल्स थी उनका एक तरीके से जो एक फंडामेंटल राइट्स था वो वॉयलेट कर रहा था। बहुत डर लगा रहता था लोगों को, लड़कियों को स्पेशली, कि अगर उनके हस्बैंड ने तलाक 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 3 बार बोल दिया तो उनका डिवोर्स हो गया, गुस्से में अगर बोल दिया तो डिवोर्स हो गया। आप सोचिए कि अगर कोई भी हस्बैंड अगर 3 बार तलाक ऐसे बोल दे, या कम्युनिकेशन के थ्रू बोल दे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू बोल दे, व्हाट्सएप के थ्रू बोल दे, इंस्टाग्राम के थ्रू बोल दे, तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो जाता था। तो एक टाइम पे क्या हो गया था कि लड़कियों को डर लगने लगा था, इस डिवोर्स वर्ड से डर लगने लगा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको एबॉलिश किया। तो भाई जब एबॉलिश हुआ तो कोई लॉ के ही अकॉर्डिंग एबॉलिश किया गया ना। पार्लियामेंट ने एक लॉ लाया जिसके थ्रू यह बोला कि ट्रिपल तलाक वो एक इलीगल फॉर्म है डिवोर्स का एक इलीगल फॉर्म है, और इसको अब हम बिल्कुल भी एग्जिस्टेंस में नहीं रख सकते हैं। दिस तलाक, ट्रिपल तलाक इज नॉट वैलिड इन दिस फॉर्म, किसी भी तरीके से वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो भाई उसी तरीके से जब आप ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, रिवाइव करना चाहते हैं फिर से, तो कैसे करेंगे? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। 1773 जो ये रेगुलेटिंग एक्ट है वो बेटा बहुत से ऐसे लॉज लाया, जैसे कि भाई इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी जो चलेगी वो कैसे चलेगी, किस तरीके से उनके अफेयर्स रेगुलेट किए जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी में जिसकी जो एक रीजन था जिसकी वजह से इतना करप्शन चल रहा था, उस करप्शन की उस रीजन को पूरी तरीके से खत्म किया गया। जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनको पूरी तरीके से एबॉलिश्ड किया गया विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और ये कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोई ऐसा नहीं कि हेल्पिंग नेचर से किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। उनका उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक प्रॉफिट था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को हम रिवाइव कर देते हैं तो हमारा टैक्स आना फिर शुरू हो जाएगा। और इसी वजह से इस पॉइंट से पहले आपको बता दें कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के एग्जिस्टेंस से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी वो टैक्स तो दे नहीं पा रही थी क्योंकि बैंक करप्ट हो गई थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि 1 लाख पाउंड का लोन ब्रिटिश पार्लियामेंट से ले लिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि आप हमको 1 लाख पाउंड लोन दे दीजिए क्योंकि हमको अपनी कंपनी को फिर से री एस्टैब्लिश करना है। तो भैया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दे दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि ठीक है 1 लाख पाउंड दे देते हैं, वैसे भी हमको पर ईयर 4 लाख पाउंड मिल रहा है, तो अगर 1 लाख पाउंड से अगर ये इस्टेब्लिश हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम है। बिजनेस की एक स्ट्रैटेजी होती है बहुत बड़ी। कोई भी काम अगर बिजनेस में होता है तो वो बहुत कुछ सोच समझ के किया जाता है। तो 1 लाख पाउंड जो दिया जा रहा था वो मेहरबानी नहीं थी, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा एक प्रॉफिट था, एक बिजनेस प्लान था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ईयर 4 लाख पाउंड टैक्स दे रही थी, तो उसके हिसाब से तो 1 लाख पाउंड कुछ भी नहीं है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1 लाख पाउंड दे दिया, 1 लाख पाउंड तुरंत दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन 1 लाख पाउंड से होगा क्या जब इतना ज्यादा करप्शन है कंपनी के अंदर, तो वो होगा क्या। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गई और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट को फिर से डिसाइड किया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिवाइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से री एस्टैब्लिश किया। ठीक है, अब बेटा आगे बढ़ने से पहले ये जो भाई फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, ये हुई क्यों? What was the reason behind of ईस्ट इंडिया कंपनी कि उसकी वजह से वो फाइनेंशियल क्राइसिस पे आ गई, इतना ज्यादा लॉस हो गया कि पूरी तरीके से गिर गई। एक टाइम था जब निजामत राइट्स और दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जुडिशियल पावर्स थे। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में विक्ट्री हुई थी, और आज ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई और बैंक करप्ट में पहुंच गई। क्या रीजन था? आइए अब रीजन देखते हैं फॉर द बैंकरप्सी। देखिए, अब देखिए
रीजंस बैंकरप्ट। देखिए रीजन क्या थे बैंकरप्ट होने के। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या रीजंस थे? पहला रीजन बंगाल फेमाइन। ये देखिए पहला जो रीजन था वो क्या था? बंगाल फेमाइन। देखिए 1769, देखिए इसमें लिख भी देता हूं मैं 1769 में एक्चुअल में क्या हुआ था कि भाई आपको मैंने बताया कि बंगाल के जो नवाब्स थे उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी को निजामत और दीवानी राइट्स मिल गए थे। ठीक है, तो भाई मैंने आपको बताया कि जो टैक्स लेने की अथॉरिटी थी वो ट्रांसफर्ड हो गई थी किसके हैंड्स में? ईस्ट इंडिया कंपनी के हैंड्स में। तो बंगाल फेमाइन का 1769 में क्या हुआ कि 1769 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या